हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लाउड आर्किटेक्चर, जो एक एप्लीकेशन के लिए मैंने जिस सिनेरियो पे काम किया हुआ था, और उस एप्लीकेशन के लिए हमने उस आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन किया, क्या क्या रिसोर्सेज हमने यूज़ किए, और एक कस्टमर को हमने बेटर आर्किटेक्चर बनाकर कैसे दे पाए। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कभी भी कोई एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसके लिए जो भी लैंडिंग जोन हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक बेटर और रिलायबल होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, और सबसे पहली चीज़ कि वो स्केलेबल भी होना चाहिए। और ग्लोबली जब हम कभी उसको एक्सटेंड करने की बात करें, जैसे आपकी एप्लीकेशन एक रीजन में चल रही है और आप बात करते हो कि उसको कल को डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट रीजन में एक्सपेंड करने की बात आती है, तो विद इन अ फ्यू डेज़ और वेरी मिनिमम टाइम में आप उसको एक्सपेंड कर सकें। तो उसके बिहाफ पे हम उसको देखते हुए सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो वो हम डिज़ाइन तभी कर सकते हैं जब हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, आपका नेट गेटवे कैसे काम करता है, और आपका फायरवॉल कैसे काम करता है, एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट है या बैकअप से रिलेटेड है, या डीआर कैसे सेटअप होगा, या आपकी वेब ऐप है, एपीआई है, कौन से हमें कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज रिसोर्स यूज़ करने हैं, कहाँ पर हमें पैस रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो ऐसे ही मैं बताना चाहूँगा, मैं एक सॉल्यूशन पर काम कर रहा था, तो वहाँ कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट थी, उनकी एक एप्लीकेशन थी जो ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज से एक्सेस होती थी। और वो बेसिकली क्या होता था कि जब भी कस्टमर एक्सेस करते थे तो उसके लिए एक वो चाहते थे कि एक ग्लोबल एक सिंगल पॉइंट ऑफ यूआरएल हो, ना कि डिफरेंट कंट्री के लिए मल्टीपल यूआरएल्स हों। तो पहले उनकी जो एप्लीकेशन चल रही थी वो ऑन प्रेम डेटा सेंटर पर चल रही थी, और उनका इन्वायरमेंट जो है काफ़ी, जो बेसिकली जो सर्वर्स हार्डवेयर्स वगैरह थे वो पुराने हो चुके थे, उसको डीकमीशन करके हमें उसको क्लाउड पर ले जाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हमने कस्टमर से वर्कशॉप किया, कस्टमर और उनकी एप्लीकेशन को असेसमेंट किया कि वाकई ये क्लाउड पर ले जाने के लिए कंपेटेबल है या नहीं है, और यदि जाती है तो क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे, क्या इसमें कुछ एप्लीकेशन पूरे एप्लीकेशन के क्या क्या रिसोर्सेज हम डायरेक्ट माइग्रेट कर सकते हैं, या हम माइग्रेट करते भी हैं तो चैलेंजेस क्या आएंगे, लाइसेंसेस को लेके क्या इश्यूज़ रहेंगे, और यदि हम इसको माइग्रेट करके ले जाते हैं तो क्या हमें वहाँ पर कुछ सर्विसेज का सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और अभी करंट में कितना स्टोरेज है, कितना स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन होने के बाद एक आर्किटेक्चर प्लान किया कि, और जो आर्किटेक्चर जो हमने प्लान किया वो बेसिकली जब भी कोई हम आर्किटेक्चर प्लान कर रहे होते हैं तो एक सिंगल पर्सन उसको डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीपल टीम्स होती हैं। जैसे हम डेटाबेस टीम की बात करें, एपीआई टीम होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, और इसके अलावा और नेटवर्क टीम होती है। तो इन सब से, और कस्टमर्स की जो एप्लीकेशन स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि कोई पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशंस तो नहीं है, और पब्लिक फेसिंग के बावजूद यदि कोई रिक्वेस्ट है, कोई थर्ड पार्टी एपीआई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कस्टमर से डिस्कस करते हैं और फिर फाइनली हम आर्किटेक्चर प्लान कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था, क्योंकि हम पहले जो चल रही थी एप्लीकेशन वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज इन्वायरमेंट में चल रही थी, तो मैंने जो प्लान किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हम पैस में ले जा सकते थे। पैस बोले तो जैसे कुछ जैसे वेब ऐप हो गया, एपीआई ऐप हो गया, फंक्शन ऐप हो गया, और जो हमारा सिक्वल डेटाबेस ऑन प्रेम पर चल रहा था, तो पहले क्या था, वो बीएम बने हुए थे, वो बीएम पे सिक्वल डेटाबेसेस इंस्टॉल्ड था और उसके थ्रू वो काम कर रहा था। तो हमें वो मैनेज इंस्टेंस के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे एज सिक्वल एज ए पैस। तो वो डेटा कैसे हमें ट्रांसफ़र करना था, कैसे कनेक्टिविटी बनानी थी, और कौन सा मॉडल यूज़ करना था। तो हमने जो प्रपोज़ किया था, हब एंड स्पोक मॉडल प्रपोज़ किया था कस्टमर को। और हब एंड स्पोक मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक सिंगल वीनेट होता है वो उसमें
आपका फायरवॉल वगैरह प्लेस्ड रहता है, जो बेसिकली आउटसाइड नेटवर्क से कम्युनिकेशन के लिए रिसोर्स रहते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। और स्पोक में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्शन या डैब यूएटी जो भी होते हैं वो रिसोर्सेज रहते हैं, जिससे कि जब भी आपकी ऑन प्रेम से कनेक्टिविटी क्लाउड के लिए हो रही है तो वो कनेक्टिविटी बेसिकली सबसे पहले जो कम्युनिकेशन होगा वो जो हब वीनेट है उससे कनेक्टिविटी रहेगी साइड टू साइड बीपीएन के थ्रू। तो वो जब कनेक्शन बनेगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो जाएगी आपकी हब वीनेट पर जाएगी, और हब वीनेट के साथ जो पेयरिंग रहती है आपके स्पोक वीनेट्स की पेयरिंग रहती है। तो स्पोक वीनेट्स की पेयरिंग जो रहती है तो डायरेक्ट कभी भी ऑन प्रेम से ट्रैफिक जो है आपका डायरेक्टली स्पोक के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि स्पोक्स करेंगे कम्युनिकेट आपके हब वीनेट से, और हब वीनेट से ट्रैफिक आएगा ऑन प्रेम पर और या आउटसाइड जाएगा यदि इंटरनेट ट्रैफिक है। तो जो हम क्या करते हैं उसमें बेसिकली हब वीनेट में फायरवॉल प्लेस करते हैं। अजोर फायरवॉल हो गया या पालो अल्टो वीएम बेस्ड फायरवॉल आजकल आते हैं वो हो गया, कोई भी फायरवॉल है। और जो अदर भी नेट्स होते हैं उनमें हमें यदि हमें अपने फायरवॉल से ट्रैफिक को बाईपास ट्रैफिक निकालना है तो उसके लिए हम सबनेट्स पर जो है राउट टेबल लगाते हैं। राउट टेबल बेसिकली क्या करता है कि वो आपके जो सबनेट से ट्रैफिक है स्पेसिफिक आईपी रिलेटेड, तो वो उसको रिडायरेक्ट करता है आपके फायरवॉल के लिए। तो कुछ जगह क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा ट्रैफिक फायरवॉल से जाना चाहिए, कुछ जगह रिक्वायरमेंट होती है ये विदाउट फायरवॉल जाना चाहिए। तो जब सारा ट्रैफिक जाना चाहिए फायरवॉल के थ्रू तो हम 0.0.0/0 करके और बाय डिफ़ॉल्ट राउट जो होता है हम नेक्स्ट होप एज ए फायरवॉल का आईपी एड्रेस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके सबनेट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का जो है ट्रैफिक बेसिकली उस फायरवॉल के थ्रू जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्पेसिफिकली आपने कोई आईपी एड्रेस डिसाइड किया हुआ है, कोई पार्टिकुलर आईपी रेंज है आपके पास, तो आपको वो पार्टिकुलर आईपी रेंज देके और आपको नेक्स्ट होप एज ए फायरवॉल करना होगा। तो वो सारा चीज़ है। बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा पैस इन्वायरमेंट था तो थोड़ा सा हब एंड स्पोक मॉडल जो डिज़ाइन किया था ये हमने डिज़ाइन किया था जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज यूज़ हो रही थी, जैसे इंफ्रा सर्वर्स हो गए, डोमेन कंट्रोलर हो गए, बीआई सर्वर्स हो गए, और भी जैसे वीडीआई थी जिनको हमारी जो यूजर्स थे या डेवलपमेंट टीम थी उनको रिमोटली एक्सेस करती थी। रिमोटली एक्सेस करने के बाद उनसे जो हमारे इन्वायरमेंट की जो एपीआईज होती थी उनको कनेक्ट करती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्रंट डोर लिया। फ्रंट डोर बेसिकली करता क्या है कि ये ग्लोबल लोड बैलेंसर होता है, और ग्लोबल लोड बैलेंसर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी कोई ग्लोबली कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। और इसमें भी दो चीज़ होती हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम में ये फैसिलिटी होती है बेसिकली कि वो विद अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के साथ मिलता है जो आपके वेब HTTP और HTTPS से रिलेटेड ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले फ्रंट डोर पे आएगी। फ्रंट डोर में भी क्या होता है कि एक माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंड URL मिलता है, तो वो आप किसी एप्लीकेशंस के साथ हार्ड कोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन जब भी यूज़र एक्सेस करेगा तो वो आपकी रिक्वेस्ट फ्रंट डोर पे जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम वहाँ कस्टम डोमेन भी डिफाइन कर देते हैं। तो कस्टम डोमेन डिफाइन कर देते हैं, तो कस्टम डोमेन डिफाइन करने पे जो क्या होता है कि जो फ्रंट डोर का URL है वो ना एक्सेस करके डायरेक्ट हम कस्टम डोमेन जैसे सपोज HCL.com या wipro.com जो भी हमने डोमेन परचेज किया हुआ होता है तो एक स्मॉल नेम मिल जाता है जिससे डायरेक्टली कोई भी यूज़र उसके थ्रू एक्सेस हो पाता है। दूसरी चीज़ कि जो हमारा इन्वायरमेंट था वो 3 रीजन में था, एक UK, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। जब 3 रीजन में था तो अब 3 रीजन के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस थी। तो जो एप्लीकेशन यूज़र एक्सेस करेगा तो अब ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि जो सारे कंट्रीज़ का डेटा आपस में शेयर कर सकें, क्योंकि जो हर कंट्रीज़ में अपनी अपनी डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी होती हैं। UK में GDPR होता है, साउथ अफ्रीका में कुछ और होता है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होता है। तो अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट रेगुलेटरी आप डेटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि फ्रंट डोर के पीछे APIM हमने प्रीमियम APIM लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए
लिए हमने, और डैम इन्वायरमेंट के लिए जो है नॉर्मल APIM। तो APIM को हमने इंटीग्रेट किया आपके फ्रंट डोर के साथ में। तो फ्रंट डोर के साथ में जब अटैच किया तो रीजनल बेस्ड APIM थी, जैसे यूके वाले के लिए हमने वेस्ट यूरोप में की APIM ले ली लोकेशन, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया रीजन के लिए ले ली, साउथ अफ्रीका के लिए साउथ अफ्रीका रीजन की APIM ले ली। तो APIM बेसिकली क्या करता है, ये एक गेटवे का काम करता है। जब आपके पास बहुत सारी API होती हैं, मल्टीपल APIs, जैसे अब मान लो 100 और 200 API हैं आपके पास, तो आपको वो क्या करोगे, आप हर एक पे न जाके एक सिंगल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप सारी APIM के साथ अटैच कर देते हो, और APIM जो है आपके फ्रंट डोर के साथ अटैच है। और फ्रंट डोर के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि जहां आप जैसे रूल क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज आप चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया के यूजर से रिक्वेस्ट आती है, तो उस वाले में एक हेडर होगा और उसमें AUS लिख के आएगा। तो वो जब भी रिक्वेस्ट आएगी ऑस्ट्रेलिया, तो वो फ्रंट डोर समझ जाएगा कि ये AUS है इसमें, तो ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की APIM पर ट्रांसफ़र कर देगा। और ऑस्ट्रेलिया की APIM क्या करेगी, वो आपकी API जो है उससे रिलेटेड या रिसोर्सेज हैं वो उन पर ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे ही हमने सेम जो भी था आपका यूके रीजन के लिए था या साउथ अफ्रीका के लिए था, तो सबकी अलग अलग APIM हमने उससे अटैच करके और उसको डिज़ाइन किया। उसके बाद बेसिकली जो रिक्वेस्ट आती थी वो फ्रंट डोर से होती हुई APIM पर और APIM से API पर जाती थी। तो इसमें एक बेस्ट वे ये हो गया कि एक तो सबसे पहले चीज़ की ग्लोबली लोड बैलेंसिंग होगी। एक सिंगल पॉइंट ऑफ URL जो था, हमने अपने फ्रंट डोर का URL जो दिया हुआ था सारे अदर कंट्रीज़ को, तो एप्लीकेशंस के साथ वो इंटीग्रेटेड था। तो ये नहीं था कि हमें मल्टीपल URL मैनेज करने पड़ रहे, और जो भी रूल्स वगैरह हम मैनेज करते थे वो फ्रंट डोर से मैनेज करते थे। तो ये हमारा एक सिंपल एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर था। और इसमें बेसिकली हमने स्केलेबिलिटी के लिए क्या किया हुआ था, जो भी ऐप सर्विस प्लान यूज़ कर रहे थे वो उन ऐप सर्विसेज प्लान पे ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ था। तो जैसे इंस्टेंसेस के हिसाब से, जैसे अब मान लो मेरा वर्कलोड बढ़ता है, तो हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर रूल कर सकते हैं कि जैसे जितना लोड बढ़ेगा, जैसे और उसमें अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड जो भी आपने सेट किया है कि आपका CPU जो है 70% से ऊपर जाता है, तो 1 इंस्टेंसेस और ऐड हो जाए। और उसमें मैक्स कैपेसिटी आप डिसाइड कर सकते हैं कि 10 इंस्टेंसेस होते हैं, क्योंकि इंस्टेंस जो ऐप सर्विस प्लान्स होते हैं उनकी इंस्टेंसेस के हिसाब से कॉस्ट रहती है। तो जब इंस्टेंसेस के हिसाब से कॉस्ट रहती है, तो जितना आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपके इंस्टेंसेस ऐड होते जाएंगे। और ऑटो स्केल डाउन के लिए भी क्या होता है कि बेसिकली जब आपकी एप्लीकेशन का वर्कलोड कम हो जाएगा और थ्रेशोल्ड डाउन हो जाएगा, 40% तक आ जाएगा, तो 5 मिनट तक 40% रहेगा, तो फिर आपका इंस्टेंसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया। प्लस हमने एप्लीकेशंस को मॉनिटरिंग करने के लिए एप्लीकेशन इनसाइट को कॉन्फ़िगर किया, लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस को लॉग्स के लिए स्टोर करने के लिए किया, लॉग एनालिटिक्स के साथ स्टोरेज को कनेक्ट किया, और स्टोरेज जिससे कि आपके आफ्टर 30 डेज जो है लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस से जो लॉग्स जो है आपके स्टोरेज अकाउंट में मूव हो जाए। तो ये काफ़ी एक ओवरऑल पैस इन्वायरमेंट का अच्छा सेटअप था। और जो भी हमने कनेक्टिविटी की हुई थी वो प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू की हुई थी। जो भी डेटाबेस वगैरह या APIM से कनेक्ट हो रही थी और APIM फ्रंट डोर से कनेक्ट हो रहा था, तो इन सारे में हमने प्राइवेट एंड पॉइंट, यहाँ पर मैं छोटी से बताना चाहूँगा कि प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है। बेसिकली प्राइवेट कनेक्टिविटी के लिए होता है जो कि आपको एक प्राइवेट IP डेडिकेटली असाइन हो जाते हैं और आपके रिसोर्सेज आइसोलेट हो जाते हैं, पब्लिकली कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी API थी, कुछ API जो है थर्ड पार्टी APIs को भी कंज्यूम कर रही थी जो सर्विसेज देते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ था, उसके लिए हमने जो नेट गेटवे अटैच किया था, क्योंकि आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए हम नेट गेटवे यूज़ कर सकते हैं, तो नेट गेटवे हमने अटैच करके मल्टीपल IP एड्रेस ना देके API के, हमने वो एक सिंगल नेट गेटवे का IP एड्रेस जो वेंडर था उसको दिया हुआ था। तो उसने वो वाइट लिस्ट किया, और वो वाइट लिस्ट करने के बाद जो है वो उसको हमारी API कंज्यूम कर पा रही थी। तो ये बेसिकली एक पैस इन्वायरमेंट का सेटअप था। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं या आर्किटेक्चर लेवल की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें एक एनालिसिस डीप लेवल पे करना ज़रूरी होता है कि
कौन सी एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और माइग्रेट करने के टाइम पर क्या प्रॉज एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है। और वो बेसिकली आप तभी कर सकते हो जब चीज़ किसी भी इन्वायरमेंट को आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा, आपको पता होगा कि कौन सी सर्विसेज कहाँ पर यूज़ करनी है, साइट टू साइट VPN यूज़ करना है या एक्सप्रेस राउट यूज़ करना है, नेट गेटवे कहाँ यूज़ करना है, अज़ूर फायरवॉल कहाँ यूज़ करनी है, फ्रंट डोर कैसे यूज़ करना है, APIM कैसे यूज़ करनी है, API में वेब ऐप कहाँ यूज़ करना है, फंक्शन ऐप कहाँ यूज़ करना है, आपको API ऐप कहाँ यूज़ करना है या सर्विस बस कहाँ यूज़ करनी है, आपको SQL डेटाबेस कैसे यूज़ करना है, SQL डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे देनी है, कॉस्मोस DB इन्वायरमेंट है तो कॉस्मोस DB कैसे कनेक्ट करना है, लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस को या ऐप इनसाइट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आप उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डीपली जब पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे। तो ऐसे आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको आगे भी छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। आप वीडियो वॉच करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।